बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आनिया अल्फार वाला है और मैं रेहान स्कूल रंगी कैंपस में लेवल 1.5 का स्टूडेंट हूँ और मैं रेहान स्कूल नोवा कैंपस में एज अ फैसिलिटेटर काम कर रहा हूँ। तो आज हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है गनी, एक दी बिजनेस वाला। तो आज हम जानते हैं इनके बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएँ आप खैरियत से हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गनी भाई, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस उम्मीद के साथ कि आप भी खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल बासित गनी है और सोशल मीडिया पे लोग मुझे गनी एग्री बिज़नेस वाला के नाम से जानते हैं। मेरी उम्र 21 साल हो चुकी है, रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी से वाबस्ता हूँ और ताल्लुक़ मेरा पंजाब, पाकिस्तान से। अच्छा जी, तो अभी अज़ान भी हो रही है, हम थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं। चलने जी, अज़ान हो चुकी है। तो हनी भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप रेहान स्कूल एकेडमी में एज अ फैसिलिटेटर होते हैं, तो आपको ऑनलाइन एकेडमी में कितना टाइम हो चुका है? जी, मुझे ऑनलाइन अकेडमी में ऑलमोस्ट 1 साल मुकम्मल हो चुका है। अच्छा जी, ज़बरदस्त। तो आप बताएं कि आपका अभी तक 1 साल में एक्सपीरियंस कैसा है ऑनलाइन एकेडमी में? जी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार है और बहुत ज़बरदस्त अच्छा एक्सपीरियंस गुज़रा है मेरा। अच्छा जी, ज़बरदस्त। तो गनी भाई, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करना चाहूँगा। तो आपको हम बताएं, रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के बारे में कैसे पता चला और आपकी ज्वाइन करने की वजह क्या है रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी? जी, रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के बारे में मुझे सोशल मीडिया से पता चला। रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी से पहले मुझे सर रेहान के बारे में पता चला और सर रेहान के बाद मुझे रेहान स्कूल के बारे में पता चला। फिर रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के बारे में पता चला, फिर जो ऑनलाइन अकेडमी के प्रिंसिपल हैं सर दौलत टेलर्स वाला, उनके बारे में पता चला और फिर मुझे पता चला कि ऑनलाइन अकेडमी में मैं भी जॉइन कर सकता हूँ। मैंने सर दौलत से रिक्वेस्ट की और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और यूँ फिर मैं ऑनलाइन अकेडमी का हिस्सा बना और आज आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा जी, ज़बरदस्त। तो आप बताएंगे, आप जैसे ऑनलाइन एकेडमी है, तो उसमें जो न्यू स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं जिनको अगर ऑनलाइन का कुछ भी नहीं पता होता, मतलब समझ नहीं आती उनको, तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? जी, ऑनलाइन अकेडमी में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, वो कुछ ना कुछ कंप्यूटर फ्रेंडली होते हैं, उन्हें मोबाइल फ़ोन का पता होता है, कंप्यूटर का पता होता है। हाँ, टास्क के बारे में नहीं पता होता क्योंकि ये टास्क तो सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये रेहान स्कूल के अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं भी करवाए जा रहे होंगे या किसी स्टूडेंट को पता होंगे। तो 1 वीक उनके लिए ऑब्ज़र्विंग होता है, 1 वीक सिर्फ़ वो क्लास को जॉइन करते हैं और सिर्फ़ अच्छे से बैठते हैं और पूरी क्लास को ऑब्ज़र्व करते हैं कि दूसरे बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और 1 वीक के बाद उन्हें इतनी हाव-नाव हो जाती है, उन्हें समझ आ जाती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे किया जा रहा है। तो 1 वीक के बाद फिर उनके टास्क स्टार्ट होते हैं और वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, सही है, ओके। तो अगर 1 वीक में किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आता, तो फिर वो क्या करता है? जी, अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि किसी स्टूडेंट को समझ ना आया हो क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हैं।
यहाँ पे रट्टे वाला सीन नहीं है, चीज़ें समझ के की जाती हैं और आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, बिना किसी प्रेशर के, तो बहुत ही ज़्यादा आसान होती हैं और जब चीज़ें समझ आ रही हों, तो वो करना निहायत आसान होता है और रेहान स्कूल के जो टास्क हैं, ये मुझे लगता है कि हर बच्चे को समझ आ जाते हैं। अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा नहीं है कि किसी बच्चे ने ये कहा हो कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं लीव करना चाह रहा हूँ। जी, बिल्कुल सही बात की आपने, बहुत ज़बरदस्त। तो आप बताएँ कि आप एज़ अ फैसिलिटेटर हैं, तो आपको सबसे बड़ा क्या चैलेंज फेस करने को मिलता है? जी, एज़ अ फैसिलिटेटर मुझे सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करने को मिलता है? बीइंग अ फैसिलिटेटर कहूँ या स्टूडेंट कहूँ, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि ये एक वर्चुअल इंस्टीट्यूट है, यानी कि हम वर्चुअल होते हैं, तो यहाँ पे जो एक कह लें कि वो जो फिज़िकल की कमी होती है, वही फ़ील होती है क्योंकि वर्चुअल में इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। किसी टाइम बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, तो ऐसा होता है कि वेदर ख़राब हो, लाइट चली जाए, सो इस तरह के मसले हो जाते हैं अचानक, जो नहीं होने चाहिए आम रूटीन में। तो उस वजह से कहीं थोड़ा बहुत गैप आ जाता है, जो काफ़ी मुश्किलात का बायस बनता है। अदरवाइज़ ऐसा कोई ख़ास चैलेंज नहीं है, जो मुझे लगता है कि अभी तक फेस किया हो। अच्छा, सही है। तो जैसे अगर किसी का इंटरनेट इश्यू हो जाता है या फिर वेदर ख़राब है, इस वजह से अगर वो जॉइन नहीं कर पा रहा, तो मतलब उसको छुट्टी मिल जाती है? हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, अगर नहीं जॉइन कर रहा है ब तो फिर क्या है? लेकिन टास्क तो वो करने हैं, टास्क तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, सही है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बच्चा अगर जानबूझ के छुट्टी कर लें, बोले नेट नहीं चल रहा, तो फिर क्या करते हैं? जी, ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि जो ऑनलाइन अकेडमी में स्टूडेंट हैं, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं और उनके पेरेंट्स भी कनेक्ट होते हैं और पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, अभी ये स्क्रीन पे बैठा हुआ है, तो स्क्रीन पे क्या कर रहा है, इतने बजे इसकी क्लास होती है और इतने टाइम में इसके टास्क कंप्लीट होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा अगर खुद चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन उसके पेरेंट्स के होते हुए वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। जी, बिल्कुल सही बात की आपने। अगर कोई मतलब नज़र रखे तो फिर कोई नहीं कर सकता कुछ। तो मैंने अभी जैसे 3-4 ऑनलाइन अकेडमी के स्टूडेंट्स से इंटरव्यू किया, तो मैंने एक सवाल उनसे ये भी किया था कि आप लोग बोर नहीं हो जाते? तो सब कह रहे थे जी बोर हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो फिर से मतलब उनका माइंड रिफ्रेश हो जाए और बोरियत तो दूर हो? ओके, सो ये डिपेंड करता है कि वो बोर क्यों हो रहे हैं, लाइक टास्क कर के बोर हो रहे हैं, बैठ के बोर हो रहे हैं या किस वजह से बोर हो रहे हैं। तो हमारी वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे चीज़ें चेंज होती रहती हैं और एंगेज क्लास को एंगेज करने के लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट गेम्स खेलते हैं, हमारा ब्रेक टाइम भी होता है, उसके अलावा गेमिंग सेशन भी होता है। तो इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जो वीकली बेसिस पे होती हैं। तो स्टूडेंट्स को पता होता है कि इस दिन हमारा गेमिंग डे है, इस दिन हमने ये करना है, इस दिन हमने ये करना है। तो इस लिहाज से फिर वो बोर नहीं होते। वैसे हमारी डेली बेसिस पे ब्रेक भी होती है, अगर कोई बच्चा बैठ के थक गया है तो उसके लिए आसान हो जाता है कि वो थोड़ा वॉक कर ले या जो भी करना चाह रहा है वो एंजॉय करे, तो फ्रेश हो जाएगा। और उसके साथ टास्क में हाँ, हो सकता है टास्क कंप्लीट करने में कोई किसी बच्चे को चैलेंज आ जाता है, सम टाइम किसी का कोई इश्यू आ रहा है, तो वो फिर उसे जब कोई चीज़ हल नहीं हो रही होती तो वो काफ़ी बोर हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अकाउंट्स का इश्यू बन जाता है, जिनके अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं और उस वजह से भी बच्चा काफ़ी फेड अप हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो साथ-साथ चलती रहती हैं। अच्छा जी, सही है। और गेम डे में मतलब क्या करते हैं? वो ऑनलाइन ही गेम्स खेलते हैं या ऑफलाइन खेलते हैं? जी, ऑनलाइन खेलते हैं ऑनलाइन। अच्छा, मतलब फिर आप पबजी वगैरह खिलवाते हैं उन्हें? पबजी तो नहीं है, फ्री फायर है और रोब्लॉक्स है, इसके अलावा डिफरेंट गेम्स होती हैं जो हम यानी कि बिना किसी सॉफ्टवेयर के खुद मिल के खेलते हैं। जी, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो अब थोड़ा आपके बारे में जानते हैं, तो आप बताएँ कि आपने ये एग्री बिज़नेस वाला क्यों लगाया है? मतलब
क्या आप एक तो पहले मुझे इसका मतलब समझाएं क्या होता है और आपने ऐसा वाला क्यों लगाया? ओके, सो वाला लगाया हुआ क्यों है, ये तो सब जानते हैं कि रेहान स्कूल का एक कॉन्सेप्ट है। वाला का एक यूनिकनेस है कि आप अपने नाम के साथ वाला लगाते हैं जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हैं। स्टार्ट में मैंने फ्रीलांसिंग वाला लगाया था, और जिस तरह आपने बताया कि आपने मुझे पहले कहीं देखा था, मुझे अयान भाई ने सजेस्ट किया था कि आप फ्रीलांसिंग वाला लगा लें। मैंने कहा कि चलो ये भी अच्छा है। मैंने उस टाइम फ्रीलांसिंग वाला लगाया था, और काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी उसी टाइम से मुझे वाला लगाने से पहले ही जब मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया था, तो मेरे माइंड में एक चीज़ थी, क्योंकि रेहान स्कूल में एक स्पेसिफिक डिग्री नहीं है। आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं आप उसी चीज़ में स्पेशलाइज कर सकते हैं। तो मेरा काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से इंटरेस्ट था। तो मैंने कहा कि चलें, इन नियर फ्यूचर मैं अपने नाम के साथ वाला चेंज करूँगा और इस तरह का कुछ वाला लगाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि मैं एग्री बिजनेस वाला लगाऊंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे कौन सा वाला लगवाना चाहिए। एग्रीकल्चर वाला लगाना चाहिए, फार्मिंग वाला लगाना चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए। तो फिर मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद चैट जीपीटी से मशवरा करते हुए और काफ़ी चीज़ों को सोचते हुए मैंने कहा कि अपने नाम के साथ एग्री बिजनेस वाला लगाता हूँ। यानी कि एक तो बिजनेस हो गया, और जो बिजनेस एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो वो एग्री बिजनेस वाला। तो ये मुझे अच्छा लगा था, मैंने अपने नाम के साथ ये लगा लिया, एग्री बिजनेस वाला। अच्छा जी, तो आप बताएंगे आपको एग्रीकल्चर का मतलब शौक कब और कैसे हुआ? जी, कब और कैसे हुआ? क्योंकि जहाँ पे मैंने आँख खोली थी जब मैं पैदा हुआ था, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो फार्मिंग से रिलेटेड है, और मैं गाँव में पला बड़ा हूँ, तो मैंने हर तरफ एग्रीकल्चर को ही देखा है, फार्मिंग देखी है, और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। बचपन में मैंने की हुई भी है और अभी तक करता आया हूँ। इतनी कोई एक्सपर्ट लेवल की नहीं की, लेकिन हाँ, मैं बेसिक जानता हूँ, हाउ नाउ है मुझे कि क्या होती है, कैसे की जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये काम सबसे ज़्यादा आसान है, मुझे लगता है। तो आसान तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस चीज़ को आप अच्छे से जानते हैं वो आप अच्छे से कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ या जान सकता हूँ। अच्छा जी, जबरदस्त, गुड। तो आप बताओ कि आप मतलब एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस के हवाले से आपका फ्यूचर गोल क्या है? आप अपनी जिंदगी में क्या गोल अचीव करना चाहते हैं? एग्रीकल्चर के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से मेरा ये गोल है कि मैं एक एक्सपर्ट लेवल का एक फार्मर बनूं, और जो दुनिया के मिनिमम टॉप 10 लोगों में आ जाए। ये मेरी विश है कि मैं इतना एक्सपर्ट लेवल का फार्मर बनूं, और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, नॉट ये केमिकल वाली एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में मेरा एक नाम हो। तो ये मेरा एक विश है, एक ड्रीम है कि ऐसा हो सके। अच्छा जी, जबरदस्त। तो आप बताइए आप किस टाइप की फार्मिंग वगैरह करते हैं, किन किन चीजों की, ये सब बताएं। हाँ, मैं करता नहीं हूँ, करना चाहता हूँ। और मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता हूँ, यानी कि जिसमें आपको कोई फर्टिलाइज़र, कोई पेस्टिसाइड्स, कोई इस तरह के केमिकल्स नहीं डालने पड़ेंगे खेत में। आप ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ों को ग्रो करेंगे, और वो ऑर्गेनिकली ग्रो होंगी, और उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी हाई होगी, और वो इंसानी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद होंगी दूसरी चीज़ों की निस्बत। अच्छा जी, जबरदस्त, ओके। तो मतलब आप फिर ये करना चाहते हैं तो मतलब इससे आप क्या इसका बिजनेस करेंगे या फिर क्या करेंगे? मतलब उगा तो लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, उसके बाद क्या करेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन अभी ये सोचना कि उसके बाद क्या करूँगा, मुझे लगता है कि ये वो फिर लंबी प्लानिंग हो जाएगी। अभी मैंने ये सोचना है कि मैंने उगानी कैसे है। तो जब उगा लूँगा उसके बाद सोचूँगा कि अब इसका आगे क्या करना है। तो मुझे लगता है कि गोल बड़ा होना चाहिए, लेकिन स्टेप छोटे-छोटे लेने चाहिए। लेकिन अगर आपको सोचने में ज़्यादा टाइम लग गया और आपने उगाया खराब हो गया फिर? हुँ, ये भी हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। यानी कि माइंड होता है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी चीज़ जो ग्रो करूँ, उसे ना किसी मार्केट में सेल करूँ, बल्कि खुद सेल करूँ।
तो अभी तक आपको कितना एक्सपीरियंस है? आपको क्या लगता है कि आप क्या क्या चीज़ें इनकी फार्मिंग आप कर सकते हैं? ओके, अभी तक मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरा जो रियली बाय हैंड एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट 3 to 4 इयर्स का है। लेकिन वैसे ऑलमोस्ट मेरी 20 इयर्स जो लाइफ है वो इसी में गुजरी है। मैंने देखा हुआ है सब कुछ, और थ्योरी प्रैक्टिकल में सब कुछ ये जानता हूँ। अच्छा जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको अलादीन का चिराग वगैरह मिल जाए, तो आप मतलब उससे क्या 3 विशेस मांगेंगे या फिर विशेस को बढ़ा लेंगे, क्या करेंगे आप? ज़बरदस्त। अगर अल्लाह दीन का चिराग मुझे मिल जाए और वो कहे कि बोलो भैया 3 विशेज़, तो अल्लाह दीन के चिराग से नंबर 1 जो विश होगी वो मैं कहूँगा कि अल्लाह दीन के चिराग, जो मेरी तमाम विशेज़ है ना वो पूरी हो जाएँ, यानी कि जो मैं चाह रहा हूँ वो हो जाए। और नंबर 2 पे मैं उसे कहूँगा कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि जितनी भी मखलूक़ात हैं, जो कुछ भी है इस दुनिया के अंदर, उन सब की भी विशेज़ पूरी हो जाएँ, यानी कि मैं भी खुश रहना शुरू कर दूँ और इस दुनिया में जितने भी और लोग हैं वो भी खुश रहना शुरू हो जाएँ, उनके भी मसले हल हो जाएँ। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद तीसरी कोई विश बच जाती है। मैं खुश हूँ, पूरी दुनिया खुश है, तो इसके अलावा तो कोई रहता ही नहीं है। तो मैं अल्लाह दीन के चिराग से कहूँगा कि ऐसा करे कि तीसरी जो विश है वो मुझे पार्सल कर दें, मैं अपने साथ ले जाता हूँ। जब कभी बाद में ज़रूरत हुई तो यूज़ कर लूँगा। मान गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, और अगर ना माना तो उसे कहेंगे कि भैया ये आगे कहीं दे देना। अच्छा जी, ज़बरदस्त। लेकिन दूसरी विश में मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर किसी की विश किसी को मारने की हुई, फिर वो मर गया तो फिर क्या होगा? हाँ, लेकिन अच्छी विशेज़ की बात की है ना, अब ये तो नहीं ना कोई क्राइम करना शुरू कर दे। अल्लाह दीन का चिराग है ना, वो गलत थोड़ी ना नहीं, करेगा नहीं, क्या। फिर जिनको समझाना पड़ेगा कि अच्छी विशेज़ ही पूरी हों, बुरी विशेज़ ना हों पूरी। हाँ, जो जिन है ना वो अल्लाह मियाँ की तरफ से पहले से वो क्या कहते हैं कि उसका जो सिस्टम है वो ऐसा अपडेट किया गया है कि जिस तरह चैट जीपीटी से कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन पूछें तो वो कहेगी कि मैं आपकी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती। इसी तरीके से जिन भी कहेगा कि इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जी, जी, मतलब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिनका सॉफ्टवेयर अपडेटेड है, बिल्कुल सही आपने बात की। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि आपकी फ़ेवरेट 3 पर्सनैलिटीज़ कौन-सी हैं? जी, मेरी फेवरेट जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो मेरी टीचर्स हैं। अच्छा, तो आप बताएँ कि पाकिस्तान में जो फार्मर्स हैं, उनको सबसे बड़ा चैलेंज ऐसा क्या है जो वो फेस करते हैं? जी, फार्मर्स को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मुझे लगता है अब फार्मर्स 2 तरह के हैं। एक वो फार्मर हैं जो खेत के अंदर काम कर रहे हैं, और एक वो फार्मर हैं जो गाड़ी की खिड़की से देख रहे हैं कि फार्मिंग क्या है, या वो अपने आप को फार्मर कहते हैं। तो जो तो गाड़ी के अंदर से बैठ के फार्मिंग कर रहे हैं एसी वाले कैबिन में, उनके लिए फार्मिंग के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंजेस होंगे पाकिस्तान में रहते हुए ख़ास तौर पे। और जो फार्मर्स ऑन फील्ड काम कर रहे हैं उनके लिए चैलेंजेस हैं, और सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम है कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल कर पा रहे, और वो अपनी चीज़ को खुद से सेल नहीं कर पा रहे, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज है। मुझे नहीं लगता दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ हो कि कोई शख्स किसी चीज़ को तैयार करे और वो फिर बेचने वाले के, खरीदने वाले के पास जाके कहे कि बताओ इसका क्या रेट होगा, तुम कितने पे लोगे। फार्मर एक वाहिद ऐसा शख्स है जो पूरी दुनिया के लिए खुराक उगाता है, और वो खुराक पैदा करने के बाद उसका रेट कोई और तय कर रहा होता है। सो जिस दिन ये इख्तियार फार्मर को मिल गया तो मुझे लगता है कि फार्मर कामयाब हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि फार्मर उगा के वो देते किसी और को है बेचने के लिए? ये ज़रूरी होता है या फिर ऐसा ही करना पड़ता है? नहीं, ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट ज़रूरी होती है। अब डिपेंड करता है फार्मर छोटा है या बड़ा है। जिन जो बड़े फार्मर्स हैं उनके लिए मसाइल कम है, लेकिन जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए मसाइल ज़्यादा हैं। लाइक अगर आपने कोई भी क्रॉप काश्त की हुई है तो वो जब वो हार्वेस्टिंग पे आएगी तो अब
आपको पता नहीं है कि जिस तरह आपने कहा कि आप उगा तो लेंगे, लेकिन आप बेचेंगे कहाँ पे ये आपको नहीं पता। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है कि कस्टमाइज़ पैकेजिंग हो या हम अपने ना लेबल लगा के कोई चीज़ सेल करें। तो हम क्या करते हैं कि बल्क में अपनी चीज़ को वहीं से फील्ड के अंदर से सेल कर देते हैं, कोई भी हमारी ले ले और आगे खुद ही सेट करता रहे। हम कम दाम पे दे देते हैं कि हमें टेंशन ना लेनी पड़े, मैनेजमेंट कम करनी पड़े। तो जो तो तरक्की याफ्ता फार्मर्स हैं, स्मार्ट फार्मिंग कर रहे हैं, वो इस तरह नहीं करते, बल्कि वो चीज़ को खुद सेल करते हैं और उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। किसी की अपनी शॉप हो सकती है, किसी का अपना ब्रांड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो तो अपनी खुद चीज़ सेल कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, और जो खुद सेल नहीं कर पा रहे उनके लिए चैलेंजिंग है। लेकिन फिर वो बिल्कुल सस्ते रेट में क्यों सेल करते हैं? जो मतलब ऐसा है कि कुछ अपना प्रॉफिट रखते भी हैं या नहीं रखते? नहीं, डेफिनेटली प्रॉफिट तो है ना। अब देखें, कोई भी दुनिया में ऐसा काम अगर उसमें प्रॉफिट ना हो रहा तो वो क्यों करेगा। अगर मैं आज 1 रुपया लगा रहा हूँ और कल मुझे 1 रुपये से कम प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, मैं करूँगा। डेफिनेटली 1 रुपये से ज़्यादा ही होगा, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मौसमी हालात होते हैं, चीज़ें चैलेंजिंग हो जाती हैं, कोई नुकसान हो जाता है, तो फसल का रेट गिर भी जाता है, और काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ भी है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं और काफ़ी रिस्की ये प्रोसेस होता है। लेकिन मेन मसला ये होता है कि जो फार्मर है ना, अब हर कोई इतनी टेंशन नहीं लेना चाहता या इतनी टेंशन ले नहीं सकता। हर कोई अपनी चीज़ को सेल नहीं कर सकता। ट्रेनिंग नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती, या इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। सो मेन वजह ये है कि वो अपनी चीज़ को खुद से सेल कर नहीं पाता। अच्छा जी, सही है। तो आपको नहीं लगता कि मसले वगैरह जितने भी हैं, ये हल करने की मतलब इसकी सॉल्यूशन क्या होनी चाहिए? जी, इसकी सॉल्यूशन हम इंडिविजुअल नहीं, हम मिल बाँट के कर सकते हैं। लाइक फार्मर्स को भी चाहिए कि वो मिल के करें, अपनी जिस तरह कहा जाता है कि नेटवर्किंग बनाएँ। अपना नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप एक चीज़ हों, एक प्लेटफ़ॉर्म से एक आवाज़ हो आपकी। और क्योंकि मैंने कहा ना कि फार्मर्स 2 तरह के हैं, जो लाइक अपर क्लास में हैं, उन्हें लोअर क्लास से कोई ताल्लुक नहीं है, और लोअर क्लास वालों को अपर से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे डिवीज़न हुई हुई है ना, तो बड़ों के मसाइल छोटों को नहीं पता, छोटों के मसाइल बड़ों को नहीं पता, और दोनों एक-दूसरे के साथ मिल बैठ के करना भी नहीं चाह रहे। तो सबसे बड़ी वजह ये है। अच्छा जी, सही बात है, सही बात है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब ऐसे होता है, जो फार्मिंग है बहुत किस्म की होती है। तो ऑर्गेनिक वाली में और केमिकल्स वाली में क्या फ़र्क होता है? मतलब वो जल्दी उग जाती है या फिर वो मतलब टेस्ट में अच्छी होती है, क्या होती है? हुँ। ऑर्गेनिक और केमिकल्स वाली में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जो ऑर्गेनिक है, वो कुदरती तरीके से, यानी कि उसमें हम कोई इनपुट नहीं डालते, और वो कुदरती तरीके से उगती है। हम उसमें ज़मीन में बीज डाल देते हैं, और वो फिर कुदरती तरीके से आबो-हवा से, ज़मीन से जो भी उसने ग़िज़ाइयत लेनी है वो लेके तो पौधा तैयार होता है और उसपे फल लगते हैं। जो होती है केमिकल्स वाली, उसमें ये होता है कि हम सीड डालते हैं, सीड डालने से भी पहले फर्टिलाइज़र ज़मीन के अंदर डालते हैं, फिर ऊपर से फर्टिलाइज़र डालते हैं, पेस्टिसाइड्स स्प्रेज़ करते हैं, और बहुत सी केमिकल्स अद्वियात डालते हैं, और बहुत सी प्रोसेस हैं जो हम फ़ॉलो करते हैं, और उसके बाद वो तैयार होती है। हाँ, ये भी है कि वो जल्दी भी तैयार हो सकती है। जो हाइब्रिड सीड्स हैं वो जल्दी तैयार हो जाती हैं, ज़्यादा उसपे पैदावार होती है। लेकिन ये है कि उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती, और उसकी शेल्फ़ लाइफ़ बहुत कम होती है। ऑर्गेनिक जो फ्रूट्स होते हैं या कोई भी खुराक होती है, उसकी शेल्फ़ लाइफ़ बहुत ज़्यादा होती है। टेस्ट भी डेफ़िनेटली उसका ज़्यादा अच्छा होता है ऑर्गेनिक का, और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो भी काफ़ी हाई होती है। और वो बजट में भी काफ़ी सस्ती पड़ती है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर ऑर्गेनिक की जानिब आएँगे, तो वो ज़ीरो बजट फार्मिंग में आ जाती है। अच्छा, तो मार्केट में महँगी क्या बिकती है, ऑर्गेनिक वाली या फिर वो फर्टिलाइज़र से हुई हुई, वो कौन-सी महँगी बिकती है मार्केट में? महँगी तो डेफ़िनेटली ऑर्गेनिक वाली बिकेगी, इंटरनेशनल मार्केट में भी और नेशनल मार्केट में भी, दोनों की डिमांड है। लेकिन मसला ये है कि ऑर्गेनिक की ना तो कोई ऐसी मार्केट है जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, आपको अपनी चीज़ खुद सेल करनी है। जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोग इस जानिब आते नहीं हैं,
और काफ़ी चैलेंजिंग भी है क्योंकि हम सालों से केमिकल्स की जानिब आ चुके हैं और अब हमारे लिए ना ऑर्गेनिक की जानिब आना काफ़ी मुश्किल हो गया। तो हमें ज़मीनों को अपनी को दोबारा तैयार करना होगा और इको फ्रेंडली करना होगा, तो उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है, क्योंकि और हम टाइम टेकिंग की जानिब शायद जाना नहीं चाह रहे इसलिए। अच्छा जी, ज़बरदस्त। तो लास्टली आप कोई एडवाइस देना चाहें हमारी ऑडियंस को? जी, मैं आपकी ऑडियंस को यही एडवाइस करूँगा कि एवरीवन खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। वाह भाई, सही बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी एडवाइस दी इन्होंने। तो एवरीवन, आज हमारे साथ मौजूद थे गनी एग्री बिजनेस वाले भाई। उम्मीद है आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा इस इंटरव्यू से एग्रीकल्चर के बारे में। मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मिलते हैं किसी और इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद।